बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के सेशन के हवाले से अनाउंसमेंट में दो चीज़ें मैंने मेंशन की थी। वो होपफुली आप लोगों ने अनाउंसमेंट देख ली होगी। क्या दो चीज़ें थी? एक तो ये था कि आप लोग फैक्ट्रीज एक्ट 2015 का ओवरव्यू ले लें। लास्ट वीक भी लिया था आपने। एक सपोर्ट के लिए एक वीडियो भी बना दी है, उसे भी क्विकली आप लोग देख लें पारल। दूसरा ये था कि 3 चैप्टर्स मैंने मेंशन किए थे, और उन 3 चैप्टर्स में जो कंटेंट है वो लास्ट इंटरेक्टिव सेशन के एंड में भी ये कहा था कि इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। फ्राइडे क्लास का प्लान कर रहे थे, लेकिन फ्राइडे क्लास हो नहीं सकी। तो ठीक है, कोई मसला नहीं। वो भी मुझे उम्मीद है कि लास्ट थर्सडे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं चीज़ों को ज़रा डिटेल में डिस्कस करें। आप में से कोई एक ज़रा रिकॉल कर दे कि क्या चीज़ें डिस्कस करनी है हमें आज, कोई भी एक। आप में से कोई एक ब्रीफ कर दे कि आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। इट इज सर, ऑलरेडी आपने अनाउंस्ड। चैप्टर जी जी, 4, 5 एंड 6 द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 2015 ठीक है। और सर ये एक थे, यूट्यूब की आपने एक वीडियो वो लिंक तो शेयर वीडियो थे। की थी, नहीं, वो जिस वो तो ठीक है। जिसमें आपने वो शॉप एंड सिन बताया था। वो तो ठीक है, वो सब चीज़ें हो गई। मुझे ये बताएं कि अभी हमें स्पेसिफिकली पढ़ना क्या है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ। वो तो चैप्टर्स हो गए, वो ठीक है, वो लिखा हुआ है, वो मैंने अपने इंट्रो में ये बता दिया था। सर आप में से कोई हॉलीडे और विद पे। बताए। हॉलीडे विद पे देखनी है हमें, और वर्किंग आवर्स हैं शायद। मतलब जो उस सर चैप्टर में है क्या एडोलेसेंस लिखा हुआ। और जी जी जी, सर सर मतलब जनरली क्या एडोलेसेंस है। और जो नहीं देखिए, मैं असल में जानना चाह रहा हूँ एक जनरली आप में से कोई बता दे कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है। सर उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस एंड वर्किंग आवर्स थे कि कितने आवर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 48 आवर्स जो है वीक में काम करने हैं, और कंपनसेटरी हॉलीडेज क्या थे, स्प्रेड ओवर क्या था, ये सारी चीजें डिस्कस ठीक करनी है। थी। डेली आवर्स है तो उसमें 9 आवर्स होंगे, तो ये सारी चीजें ठीक है। थी। ठीक है। ठीक है। चैप्टर मतलब 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह रही हैं कि हम आज क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वर्कर की वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, वर्किंग आवर्स किस किस्म के होंगे, कितना काम दिया जा सकता है, कितना काम नहीं होगा, ज़्यादा काम देंगे तो ओवर टाइम की क्या क्या तरीक़ेकार होगा, नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, मतलब अब ये सब वर्किंग की बात करेंगे तो, और फैक्ट्री की बात करेंगे, शिफ्ट्स में काम हो रहा है, नाइट शिफ्ट में काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, वर्किंग आवर्स वुमेन के कितने होंगे, एडल्ट से कितने होंगे, सीजनल फैक्ट्री और नॉन सीजनल फैक्ट्री, नॉन सीजनल की टर्म इस्तेमाल नहीं कर रहे, सीजनल फैक्ट्री और फैक्ट्री, इन दोनों टर्म्स के हवाले से क्या चीज़ें हैं वर्किंग कंडीशन की, तो उन्हें मेनली हमें डिस्कस करना है। तो अगर हम क्विकली जाएं चैप्टर, आई गेस कहाँ, चैप्टर 4, और ये सेक्शन 54 से शुरू हो रहा है। ठीक है, सेक्शन 54, इसे ज़रा प्रॉपरली अरेंज कर दें स्क्रीन पे। अच्छा, स्क्रीन आप लोग प्रॉपरली देख सकते हैं। सेक्शन 24 इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, एंड द हेडिंग फॉर द सेक्शन यस 54 इज द सर। वीकली आवर्स। अच्छा, वीकली आवर्स कितने हैं फॉर अ वर्कर, आप में से कोई एक समरी बता देगा इसकी। एक एडल्ट वर्कर को एक वीक में कितना काम करना है। 48 सर आवर्स 48। 48। ठीक है, 48 आवर्स। अब 48 आवर्स का फिगर आप ध्यान में रखें। कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइज इस्टेब्लिशमेंट्स ऐसी होती हैं जो कहते हैं कि आपको 48 आवर्स वीक में पूरे करने हैं, किसी भी तरीके से आप पूरे कर लें। कहीं पर ऐसा होता है कि एक बिल्कुल फिक्स्ड आपको बता दिया जाता है कि मंडे टू फ्राइडे वर्किंग होगी इतने बजे से इतने बजे तक। नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, नॉर्मल वर्किंग टाइमिंग्स अगर मैं आपसे पूछूं फैक्ट्रीज के। 9 to 5 सर, 8 नाइन टू आवर्स। फाइव ठीक है। देखो, 9 to 5 होता है आमतौर पर ऑफिस का, कोई भी फैक्ट्री इतनी देर से ओपन नहीं होगी जनरली। 9 to 5 अगर आप कह रहे हैं, वो ठीक इस सेंस में है कि 8 आवर्स उधर से बन रहे हैं, अगर 6 वर्किंग जी डेज सर। हैं तो फाइन, वेरी फाइन। लेकिन हम जो कॉमन प्रैक्टिस देंगे तो वो चेंज हो सकती है। गर्मियों में अगर ट्रांसपोर्ट का कोई मसला नहीं है तो इवन दे कैन आस्क देयर वर्कर टू रीच बाय 7। कुछ कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं
रमज़ान में मुझे अंदाज़ा है कुछ फैक्ट्रीज का, जी सर। खास तौर पे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, वो कहते हैं कि भाई सहरी के बाद क्या करोगे तुम लोग, सहरी के बाद सो जाओगे ना, सो के फिर 1 घंटा सो के फिर टेंशन होगी आने की, सहरी के फौरन बाद आ जाओ। दे स्टार्ट वर्किंग एट 6:30, 6-7। इस पूरे एक्ट में कहीं आप लोगों ने ये पढ़ा है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है ओपनिंग आवर्स की? ओपनिंग आवर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फैक्ट्री में, पूरे में आप लोग ढूंढ लीजिएगा। ना क्लोजिंग आवर्स की रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या हो रहा है, फैक्ट्री में हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए आपको लिमिट नहीं लगा सकते। इमरजेंसी का कोई ऑर्डर आया हुआ तो इन शॉर्ट फैक्ट्रीज कैन रन 24 आवर्स। अब 24 आवर्स हैं, उसमें वर्कर काम कितना कर रहा है, ये तो 48 आवर्स वीक के हो गए, दिन में कितने आवर्स हैं, दिन में कितने आवर्स हैं? 24। दिन में 24 आवर्स हैं, वर्किंग कितने की करेगा वो? सर 8 आवर्स ही करेंगे। चेक कर लो रूल्स में क्या लिखा हुआ है। सर 9 आवर्स, कहाँ 9 लिखा? आवर्स से ज्यादा अलाउ नहीं होता लिखा हुआ कहाँ है? सर। वो डेली आवर्स वाले उसमें लिखा हुआ था ठीक है, शायद। नहीं है इसी में, ये रेफरेंस याद है, स्क्रीन पे आ गया। जी अब स्क्रीन पे आ गया, जी सर। ठीक है। तो यहाँ है 9 आवर्स, देखें जो 8 आवर्स का हमारा कॉमन बना हुआ है ना, 8 आवर्स का उस वक्त है जब आप वर्किंग कर रहे हो 6 डेज अ वीक। 9 आवर्स बाय लॉ परमिसिबल है कि आप 9 आवर्स इन अ डे कर सकते हैं। अगर अगर आप 6 दिन काम करा रहे हो 9 आवर्स, तो कितने घंटे बनेंगे ये? इट विल क्रॉस 48, ठीक है ना, 48 तो क्रॉस कर जाएंगे, 56 बनते हैं, ये 48 क्रॉस कर जाएंगे। आपको 48 क्रॉस नहीं करना, तो डेली आप 9 घंटे किसी से काम नहीं ले सकेंगे, सही। अच्छा, अब अगर हम ये वाली बात करें कि सुबह हम 8 से 4 या 9 से 5, 9 से 5 कॉमन होता है, 9 to 5 वाली अगर हम चीज कर रहे हैं तो हमें हफ्ते में 6 दिन ऑपरेट करना पड़ेगा, तब जाके 48 आवर्स पूरे होंगे। कुछ जगहें ऐसी होती हैं, अब मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर आपके 48 आवर्स पूरे करने के लिए, और सैटरडे भी देना है, सैटरडे ऑफ देना चाह रहे हैं, सैटरडे ऑफ देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वर्किंग आवर्स आपके ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन वो 9 आवर्स पर डे से ज़्यादा नहीं जाएंगे। 9 आवर्स पर डे से ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो मैक्सिमम 5 डेज में आप कहाँ तक जा सकते हैं? आप जा सकते हैं 45 आवर्स तक। 9 मल्टीप्लाई बाई 5 45 होता है ना, तो लॉजिकली सैटरडे ऑन बनता है, सैटरडे ऑन होता है, तभी आप 48 आवर्स पूरे करा सकेंगे, वरना 48 आवर्स आपके पूरे हो नहीं सकेंगे सैटरडे अगर आप ऑफ कर दें। और वैसे भी फैक्ट्रीज में छुट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। देखिए इसमें दो चीज़ें, एक इस्टेब्लिशमेंट है ऑफिस वर्क, वो अलग इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पर आपका कोई कंटिन्यूएशन में वर्क नहीं होता, वहाँ पर आप अफोर्ड कर सकते हैं ब्रेक। फैक्ट्री में आप मशीन को बंद करना अफोर्ड नहीं कर सकते, खासतौर पर जब मुसलसल ऑर्डर्स हों। कुछ मशीनरी ऐसी होती है जहाँ पर आपको बॉयलर स्टार्ट करना है, बॉयलर स्टार्ट करना आसान नहीं होता, टाइम लगता है टेम्परेचर रीच करने में। तो इन शॉर्ट फैक्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क है। अभी जहन में रखिए कि हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फैक्ट्रीज। एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम करना अलाउ नहीं है, एक वीक में 48 घंटे से ज़्यादा काम करना अलाउ नहीं है। दूसरी तरफ हम ये करें कि इमरजेंसी ऑर्डर है, फैक्ट्रीज 24 आवर्स तक काम कर सकती हैं, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? एक्स्ट्रा वर्क अगर कर रहा है कोई वर्कर, तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा आपने रोक लिया, क्या करेंगे? सर ओवर टाइम लेंगे। ओवर टाइम देंगे, या आपने संडे ही बुला लिया, तो उसे क्या करेंगे? जनरली ओवर टाइम देना चाहिए, जनरली ओवर टाइम देना चाहिए। अब ऐसा सिलसिला है कि ऑर्डर अभी आया है इमरजेंसी का, ठीक है, एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद इमरजेंसी नहीं रहेगी, रूटीन वर्क चला जाएगा। तो उसमें अगर आपने वर्कर को बुलाया है और वर्कर को बुलाकर आपने एक्स्ट्रा काम करा लिया, ओवर टाइम की पेमेंट आपने कर दी, हमने सिंपली बोल दिया ओवर टाइम, लेकिन ओवर टाइम एक बर्डन पड़ता है, जो आपके अकाउंट्स होते हैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। तो उसमें जो भी मैनेजर होगा या जो भी इस तरीके की जो पेरोल शीट देख रहा है या वर्कर के प्लान बना रहा है, वो ओवर टाइम के बजाय कोशिश करेगा इस एस्पेक्ट को, कॉम्पनसेटरी हॉलीडे। मतलब आप इसको वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्कर को सूट करता है ओवर टाइम, वो कहेगा कि मुझसे 9 के बजाय 15 घंटे काम कराओ ना, मुझे ओवर टाइम दे देना।
48 के बजाय मैं 60 आवर्स करने को काम तैयार हूँ, मुझे ओवर टाइम दे देना। लेकिन पेमेंट जा रही है ना। अब आप इसको मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप भी 3 से 5 साल के बाद आप लोग इस लेवल पर होगे। जब आप इस एस्पेक्ट से देखोगे तो फिर आपको पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ेगी उसी काम की जो आप विदाउट गिविंग द ओवर टाइम ले सकते हो। अब एक प्रोविजन आपको नजर आ रहा है सेक्शन 56 में, कॉम्पनसेटरी हॉलीडे। अब कॉम्पनसेटरी हॉलीडे के हवाले से हम जाते हैं तो कॉम्पनसेटरी हॉलीडे का क्या कॉन्सेप्ट बनता है, आपके जहन में क्या आता है, क्या मतलब बनेगा इसका सर कॉम्पनसेटरी हॉलीडे का? सर ये होता है कि आप एक दिन उसको ऑन करें, लाइक वो संडे उन्होंने बुला लिया तो वीक में किसी एक डे ऑफ दे देंगे। ठीक है, कॉम्पनसेटरी हॉलीडे का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक वीकली हॉलीडे देना है कंफर्म। ठीक, और ये इवन 2015 का भी एक्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि संडे कोई फैक्ट्री काम, कोई वर्कर संडे फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। टेक्स्ट यही लिखा है ना, नो एडल्ट वर्कर शैल बी अलाउड टू और शैल बी अलाउड और रिक्वायर्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री ऑन अ संडे अनलेस, फिर आगे प्रोविजन है। इसका मतलब ये बनना है कि संडे वुड बी ऑफ, टोटल ऑफ। लेकिन दूसरी तरफ अच्छा, संडे पे काम नहीं करेंगे और ये है वीकली हॉलीडे। इस वीकली हॉलीडे की पेमेंट होती है, इसकी पेमेंट होती है। अगर आप संडे बुला रहे हैं तो अगर आपने संडे बुला लिया तो आप ये करेंगे कि उस संडे की छुट्टी है ना उसकी, उसको उसकी जगह छुट्टी दे दें। लेकिन वो छुट्टी एक हफ्ते के अंदर अंदर देनी है, मतलब 3 दिन पहले 3 दिन बाद। या तो फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि या तो फ्राइडे छुट्टी कर लो, संडे आके काम कर लेना, या संडे छुट्टी कर लो, संडे आके काम कर लो, तुम वेडनेसडे छुट्टी कर लेना। तो ये 3 दिन पहले थर्सडे, मतलब संडे अगर आप बुला रहे हो तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इन 3 में से कोई एक दिन ऑफ दे दो उसको पहले से, कि इसकी जगह तुम संडे आके काम कर लेना, या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ दे देना कि यार तुमने संडे काम किया तो इन 3 में से एक दिन तुम ऑफ कर लो। या तो आप ये करेंगे, अगर आप ये करेंगे तो आपको संडे का ओवर टाइम नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज वो काम कर रहा है 9 घंटे उसने काम किया, जब उसने 9 घंटे काम किया है तो आपको 9 घंटे का ओवर टाइम देना पड़ेगा। वो फिर बेशक थोड़ा सा अमाउंट हो, 500-600 रुपये बनते हो, लेकिन वो जब आप उन पैसों को बचा सकते हैं एज अ मैनेजर, देन यू हैव टू सेव। तो उसमें प्रोविजन है, यस देयर इज अ प्रोविजन, लेकिन सिर्फ एक दिन की बात होगी। दिन में अगर आप ज्यादा काम करा रहे हो, 9 घंटे के बजाय 12 घंटे करा रहे हो, तो फिर आपको ये चीज मतलब पे करना पड़ेगा। अच्छा, वीकली हॉलीडे को अब ये डिस्कस हो गई तो इसकी को जरा सा और डिटेल में देख लेते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वीकली हॉलीडे। हफ्ते में एक दिन आपको ऑफ देना है और लॉ में संडे लिखा हुआ है। और ये जो ऑफ, अगर संडे आपने वर्किंग के लिए बुला लिया तो 3 दिन पहले या 3 दिन बाद संडे के आपको उसे ऑफ देना है। और अगर आप संडे बुला रहे हैं, अब ये लिखा हुआ है क्लॉज बी में, अगर आप संडे वर्किंग डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जो भी एरिया का इंस्पेक्टर होगा, लेबर इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि दिस संडे आवर फैक्ट्री विल बी ऑपरेटिव और इसकी जगह हम इस दिन ऑफ करेंगे। अगर पूरी फैक्ट्री का कर रहे हैं, अगर पूरी फैक्ट्री करेंगे कुछ सर्टेन क्लास ऑफ वर्कर्स का या कुछ वर्कर्स का है, तो भी आप इन्फॉर्म करेंगे इंस्पेक्टर को कि फैक्ट्री ऑपरेटिव है, इतने इतने वर्कर्स आएंगे और इन्हें हम कॉम्पनसेटरी हॉलीडे देंगे इस दिन। अगर ओवर टाइम दे रहे हैं देन देयर इज नो नीड टू इन्फॉर्म। हाँ, ऑपरेशनल होगी वो बताना होगा, लेकिन वर्कर्स कौन आ रहे कौन आ रहे उसकी शायद बताने की जरूरत नहीं है। और इसी चीज को आप फैक्ट्री में डिस्प्ले पर भी लगाएंगे, ताकि कल ऐसा ना हो ना कि आपने वर्कर्स को बुलाया, वर्कर नहीं आया, आप उससे पैसे काट रहे हैं। पैसे काटने को कह देंगे मुझे तो पता ही नहीं था, आप कहेंगे हमने एसएमएस चलाया था या मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, कोई 10 बहाने होते हैं, या फोन कॉल की थी मैं सो गया था, या जो कुछ भी सिलसिला था। तो आपको इससे पहले नोटिस लगाना पड़ेगा ताकि वर्कर के पास किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज ना रहे ऑफ करने का, वरना तो वो छुट्टी भी करेगा और फिर बाद में लेबर कोर्ट में जाके पैसे भी क्लेम करेगा। एक तो इन्होंने मुझे बताया ही नहीं और ऊपर से मेरे पैसे भी काटनी है, तो पैसे दिलवाएं। तो अभी वो पेनल्टी वगैरह नहीं पड़ेंगे तो उसमें चीज आएंगी। वीकली हॉलीडे एक होनी चाहिए, नहीं दे रहे कॉम्पनसेटरी देंगे, और अगर कॉम्पनसेटरी हॉलीडे भी नहीं दे रहे देन यू हैव टू गिव ओवर टाइम। अब जरा पहले अब बात आ रही है ओवर टाइम की लॉजिकली, तो ओवर टाइम को ही डिस्कस कर लेने। कहाँ लिखा हुआ, कोई हेल्प करेगा किस सेक्शन में ओवर टाइम की कैलकुलेशंस? स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीन यस पे सर। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है सही है। अब ओवर टाइम की कैलकुलेशन, ओवर टाइम पेमेंट के हवाले से आप में से कोई एक ब्रीफली कोई कमेंट कर सकता है? सही गलत की बात नहीं कर रहा, जस्ट आई जस्ट वांट टू हियर
समथिंग फ्रॉम योर साइड। क्या होता है ओवर टाइम? सर 9 आवर्स से ज़्यादा उनसे काम कराना, लाइक 48 आवर्स जो आपके टोटल वीक में बन रहा है उससे ज़्यादा अगर आप काम ले रहे हैं तो जो है आप उसको ओवर टाइम पे करेंगे ओवर टाइम पे करेंगे। विद इन अ डे, या फिर जो है 48 आवर्स से ज़्यादा वीकली। ठीक है, मतलब ये करें कि एक दिन में अगर 9 घंटे से ज़्यादा जो नोटिस दिया हुआ है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, उससे हट के अगर आप उससे काम करा रहे हैं मोर देन 9 आवर्स वर्किंग, नॉट द स्टे, वो अगर बैठा हुआ है किसी वजह से उसकी कोई पेमेंट नहीं है, वर्किंग आपने डिक्लेयर की है 9 आवर्स से ज़्यादा तो उसकी पेमेंट होगी। और वीक में 48 आवर्स के अलावा, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली संडे बुलाते हैं या आप लेट सेटिंग करा रहे हैं, 48 आवर्स उसके पूरे हो गए, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा पेमेंट होगी। एक्स्ट्रा पेमेंट का कोई फार्मूला है, कंडीशंस क्या है? कोई और अगर कमेंट करना चाहे तो। एक्स्ट्रा पेमेंट की कैलकुलेशन की बेसिस तो यहाँ से बेसिक पे निकलती से है, देते हैं, बेसिक पे तो से बेसिक देते हैं, ठीक है। पे से। और मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है वो सही है, बेसिक पे से देते हैं। बेसिक पे उसकी जितनी बन रही होती है पर आवर की, जो नॉर्मल रेट होता है उसका जी सर। डबल या 1.5, सर डबल देते हैं। डबल, ट्वाइस हिज ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे। अच्छा, अब इसमें देखें, मजीद हम आगे आते हैं ना तो एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है पूरी, ये पूरा टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में जा रहा है, ये तमाम, ये सब एक्सप्लेनेशन है। और ये सब एक्सप्लेनेशन है ओवर टाइम कैलकुलेशन को समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ओवर टाइम कैलकुलेशंस में क्या लिखा हुआ है, एक बात तय हो गई कि उसके पर घंटे वेज जितनी बन रही होगी उसका डबल। एक हल्की फुल्की सी कैलकुलेशन करने, किसी की सैलरी है फॉर एग्जांपल, आप लोग फिगर बता दें कितनी सैलरी हम करें कैलकुलेट किसी की। सर 35 40। ठीक है, 30 कर जो लें। जो जो आप लोग कहेंगे ना वो उसी लिहाज से कर लेते हैं। एक मिनट, ये ठीक है, सैलरी कितनी है ये मेरा ख्याल है रीडेबल, थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं ताकि बाद में भी कोई प्रॉब्लम ना हो हमें पढ़ने में। चलें जी, 40,000 पर मंथ, एक दिन की सैलरी से कितनी बनेगी? एक दिन की सैलरी कितनी बनेगी? सर वर्किंग डेज से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसको अगर वर्किंग डे से करेंगे ना, यहाँ पर अब हमारे पास एक सवाल आता है, जनरल सवाल, इसको आप डिवाइड बाय 30 करेंगे। अगर आपका संडे छुट्टी है, बाकी 6 वर्किंग डेज हैं, इसको 26 से डिवाइड करेंगे। सैटरडे संडे ऑफ है तो क्या आप इसे 22 से डिवाइड करेंगे, किससे आप करेंगे? ये एक सवाल हमारे जहन में उठता है। तो लॉजिकली क्या करना चाहिए, जितने दिन आए हैं, तनख्वाह देखें, तनख्वाह कितने दिनों की मिल रही है, वर्किंग की मिल रही है, पूरे महीने की तनख्वाह मिल रही है आपको? तनख्वाह आपको, सर मंथली तनख्वाह मिलती है। हाँ मंथली तनख्वाह मिलती है ना, उसमें जो वीकली हॉलीडेज हैं उनकी सैलरी भी शामिल है। अगर आपको संडे छुट्टी मिल जी सर, रही है, संडे छुट्टी अगर मिल रही है तो फिर उसकी भी तनख्वाह सैलरी शामिल है, इंक्लूड होती है। सैलरी इंक्लूड है। जब सैलरी इंक्लूड है तो इसका मतलब है कि आप इसको 22 मतलब वर्किंग डे से डिवाइड नहीं करेंगे। सैलरी आती है पूरे महीने की, अब पूरे महीने की अगर जी आप सर, कैलकुलेशंस होल। करेंगे तो कुछ मंथ्स होते हैं 31 डेज के, कुछ होते हैं 30 डेज के, कुछ एक आता है 28 या 29 डेज का। तो अकाउंटेंसी के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए हम मंथ को काउंट कर लेते हैं 30 से। अब आप 40,000 को 30 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, पर डे सैलरी कितनी बनती है? 1333 1300 33 333, ठीक है, ये आ गया आपका पर डे। पर आवर कितनी बनेगी? 9 आवर्स कैलकुलेट करने हैं आप। अब यहाँ पर भी ये होता है कि अब वो फैक्ट्री टू फैक्ट्री वेरी करेगा, कुछ कुछ लोग 8 से करेंगे, कुछ 9 से करेंगे। फायदा ज्यादा किस में होगा, अभी हम देख लेते हैं फायदा किस में होगा। 1333 को अगर आप, 148 ठीक है, अगर आप इसको 8 आवर से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आता है, और अगर आप इसे 9 आवर से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है? 166 आएगा अगर 8 आवर से डिवाइड करेंगे। 166 आएगा। और 9 आवर से करेंगे, 9 आवर से करेंगे तो 148 आएगा। 148। ओवर टाइम रेट क्या होता है, इसको आप डबल कर देंगे ना, डबल करते हैं। डबल कर देंगे तो 166 को आप डबल कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 332
332 पर आवर, और इसे अगर आप डबल कर देंगे 296 पर आवर, ये ओवर टाइम रेट आ रहा है। एम्प्लॉयर को फायदा किसमें? सर डबल 22 ओवर में। टाइम में, ओटी में। इस नहीं, 22 ओवर में। टाइम में इसमें फायदा है ना। 9 RC कैलकुलेशन अगर करेंगे तो इसमें फायदा है। इसको कितने 37 रुपीज, कितने 36 रुपीज कम देने पड़ेंगे पर आवर। ठीक है, अच्छा ये सादा कैलकुलेशन है, बिल्कुल सादा सादा सी कैलकुलेशन है। अब हमने क्या किया था, सैलरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स है। फिर हमने कहा कि 8 RC कोई जस्टिफिकेशन है नहीं, पूरा एक्ट आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 9 RC बार बार लिखा हुआ है, देन फॉरगेट अबाउट इट। ये कैलकुलेशन बन रही है 9 आवर्स। आपको डेली जो रेट आपको कैलकुलेट करना होगा, डेली रेट आप कैलकुलेट करोगे किससे? 9 आवर्स से। तो इस वक्त ओवर टाइम रेट जिसकी 40,000 रुपये तनख्वाह है, 1 घंटे अगर वो ओवर टाइम करता है तो उसके 296 रुपीज पड़ेंगे। 296 बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद हम गलत कैलकुलेशन कर रहे हो। तो एक्सप्लेनेशन कब दोबारा पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? अब एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि वो तमाम रिम्यूनरेशन जो पैसों की सूरत में उसे मिल रही है, जो बेनिफिट मिल रहा है ना, कि बेनिफिट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होती है आमतौर पर, एक जनरल बेनिफिट होता है कि ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं आपको, उसके पैसे चार्ज नहीं कर रहे, या आपको एक कोई इंश्योरेंस कवर दिया हुआ है, उसका प्रीमियम है लेकिन एक्चुअल चार्ज नहीं हो रहा। खुदा ना खासा कोई हॉस्पिटलाइज हुआ है, 1,00,000-1.5 लाख रुपए खर्च हुआ है, वो चार्ज नहीं हो रहा है आपसे, इंश्योरेंस में कवर है, जो आपका मंथली कट रहे हैं वही जा रहे हैं। तो इस तरह के खर्चे इसमें शामिल नहीं होंगे। इसी तरीके से इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, बस यूँ समझ लें कि इन शॉर्ट ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे मतलब उसकी सैलरी उसकी कितनी आ रही है। लेकिन उसमें आप किसी भी किस्म के जो हाउस अकोमोडेशन है वो शामिल नहीं करेंगे, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल या यूटिलिटीज़ हैं, इन्हें आप शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि आमतौर पर सैलरी होती है, सैलरी में मुख्तलिफ जो हेड्स होते हैं, उन मुख्तलिफ हेड्स में जितनी भी सैलरी है आपकी, बेसिक सैलरी, उसका नॉर्मली 45% सिटी टू सिटी वेरी करता है, इस कम से कम जो गवर्नमेंट रेट है। बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर 40% 45% तक हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। ये छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पर 30% तक आपको हाउस रेंट का अलाउंस मिल जाएगा। इसी तरीके से यूटिलिटीज़ हैं, आमतौर पर वो सैलरी का नहीं, बेसिक सैलरी का 10% तक होती हैं। ये चीज़ें हो गई। इसी तरीके से अगर किसी किस्म का वो प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, या किसी किस्म का कोई ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, या उसे कोई बोनस मिला है या ग्रेजुइटी मिली है, इसमें से कुछ भी उसकी सैलरी ओवर टाइम कैलकुलेट करते वक्त उसकी सैलरी में चीज़ें काउंट नहीं होंगी। क्योंकि देखिए ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी महीने फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, अच्छी फैक्ट्री है, उसने आपको उस महीने का बोनस दे दिया। आमतौर पर रमजान होता है, रमजान में बोनस देते हैं कि लोग ईद पे ज़रा जो भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें मीट कर लें, या फिस्कल ईयर का एंड होता है, एक बोनस दे रहे होते हैं। अच्छी कंपनी जो फाइनेंशियली वायबल है, जो फाइनेंशियली स्टेबल है, वो दे रहे होते हैं। तो अगर उस महीने की तनख्वाह को आप कैलकुलेट करेंगे, उसमें तो बोनस है ना, तो डबल तनख्वाह हुई हुई है, उससे ओवर टाइम कैलकुलेट करेंगे तो वो तो ज़्यादा आएगा, नुकसान होगा। तो ऐसे बोनस को, या जितना भी पेंशन के लिए डिडक्शन हो रही है, ग्रेजुइटी के लिए डिडक्शन हो रही है, नॉट ग्रेजुइटी सॉरी, प्रोविडेंट फंड के लिए डिडक्शन हो रही है, हाउस एंड अलाउंस है, यूटिलिटीज़ हैं, मेडिकल है, इनमें से किसी भी चीज़ को इसी कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर हम वापस आते हैं जो हम कैलकुलेशंस करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ। तो अब जो 40,000 रुपये तनख्वाह लिखी है ना, इसमें से आप इन चीज़ों को हटा देंगे तो 40,000 रुपये शायद उसकी तनख्वाह तो हो, होम टैक्स शायद इससे कम, इसमें टैक्स भी डिडक्ट होगा। अगर 40,000 रुपये तक टैक्स नहीं करता, 45 के ऊपर टैक्स कटना शुरू करता है। इसमें कुछ ना कुछ उससे कैंटीन के पैसे कट रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कट रहा होगा, कोई ना कोई चीज़ डिडक्ट हो रही होगी। ठीक है, होम टेक की सैलरी नहीं होगी। होम टेक के बाद फिर हमें देखना है कि बेसिक सैलरी कितनी है। जब भी आप लोग का अपॉइंटमेंट हो कहीं पर भी अभी मेजोरिटी आप में से जॉब करेगी एटलीस्ट शुरू में, बाद में इंशाल्लाह मेजोरिटी को बिजनेस की तरफ आना चाहिए, लेकिन अभी तो जॉब करेंगे ना शुरू में। जब जॉब करेंगे तो आपको कोई ना कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेटर जब मिलेगा तो उसमें एक तो इस पे बिल्कुल डोंट जंप इन जॉय आफ्टर लुकिंग एट योर सैलरी। आप ये पूछने की मेरी सैलरी तो है 40,000 है, बेसिक सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जितने भी इंक्रीमेंट्स लगते हैं आपके साल के,
आपकी ओवर टाइम रेट की कैलकुलेशन होती है, या इसी तरीके से आपको कोई डिडक्शन होती है, तो वो सब कुछ बेसिक सैलरी की बेसिस पर होता है, नॉट ऑन द नेट सैलरी। ये जो लिखी होती है ना सैलरी, इसकी बेसिस पे नहीं होता। तो अगर हम 45% हाउस रेंट निकालें, यूटिलिटीज निकालें, रफली बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी अगर हम होकर सोचें, तो मे बी बेसिक सैलरी बनेगी इनकी शायद 15 की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, रफली। ये भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर बता रहा हूँ। तो अब जो आपको ओवर टाइम रेट की कैलकुलेशन होगी, नाउ दैट कैलकुलेशन विल बी फ्रॉम द बेसिक सैलरी, नॉट फ्रॉम द नेट सैलरी। तो इसलिए अपॉइंटमेंट के टाइम पर थोड़ी सी हिम्मत करके काइंडली आप लोग ये जरूर पूछ लिया करें, या लेटर मिलने के बाद। कभी कभी ऐसी पोजीशन होती है ना, यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू कन्फ्रंट, यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू मेक सम डायलॉग्स। आप नौकरी चाहिए होती है, चुप करके आप नौकरी कबूल कर लेते हैं, लेकिन आपको 2 दिन में 3 दिन में एचआर से पॉलिसीज मालूम करनी चाहिए, पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय बेसिक सैलरी, ताकि जब इंक्रीमेंट लगे तो धचका ना लगे, या ओवर टाइम मिले तो धचका ना लगे, मैं तो इससे कैलकुलेट करके बैठा था। इन देखते हैं, एक बात हमें क्लियर हो गई कि जो सैलरी है वो सैलरी पर ओवर टाइम कैलकुलेट नहीं होता, बेसिक पर होता है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन वी आर कंसीडरिंग 15,000 पर मंथ बेसिक सैलरी। तो 15,000 पर मंथ बेसिक सैलरी है, तो अब कैलकुलेशन हम रिवाइज कर लें। मैं इसको 1 मिनट में अलग कर लेता हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। आप लोगों में से कोई मुझे कैलकुलेट करके बता देगा डायरेक्ट? सर पर डे के हिसाब से 500 बन रही है पर डे, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और सर पर 55 हार के रुपए, हिसाब से 55 आवर्स के लिहाज से कितना हो जाएगा ये? 55.5 पर आवर हो गया। और ओवर टाइम रेट कितना हो गया? ओवर टाइम सर रेट कितना हो 110 गया? ओटी रेट हो गया 110, 110 ठीक है। 111 ठीक है, 11, ठीक है, रफली इतना हो गया, नॉट रफली, एग्जैक्टली इतना हो गया, 111 रुपए। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, ये आपने 9 आवर से कैलकुलेट किया था ना, 55 जो आ रहा था। नाउ कंपेयर, यस सर पूरी सैलरी से 296 आ रहा था, 296 ओवर टाइम रेट पर आवर, और अब है 111, दिस इज द एक्चुअल रेट। और ये भी डिपेंड करता है आपकी बेसिक सैलरी पे। आमतौर पे ख्याल रखिए, जब अपॉइंट किया जाता है ना, तो बेसिक सैलरी 8,000, 9,000, 6,000 इस तरह बेसिक सैलरी रखी जाती है। हमें पता ही नहीं होता, बाद में जब पता चलता है तो फिर उससे बहुत देर हो चुकी होती है। फिर जब अगली जॉब हम कर रहे होते हैं या तीसरी जॉब कर रहे होते हैं, उस वक्त फिर हमें जाके अंदाजा होता है। तो आप लोग इसका फायदा उठाएं, थोड़ा सा एक एज लीजिए आप लोग। पहली सैलरी से, पहली जॉब से, जहां पर पहली जॉब में उसे कह रहा हूँ, ये बिल्कुल एंट्री नहीं, जहां पर आप 1 आध साल रुकने के इरादे से हैं, तो वहां पे फिर आप इन चीजों को समझ के करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप कभी कभी आप तो ओवर टाइम रेट कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम दूसरे लोगों का होता है। वर्कर की शिकायत पहले आपके पास आएगी, क्योंकि यू आर इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, आप सुपरवाइज कर रहे होगे वर्कर्स को, तो उसे ये चीजें भी बतानी पड़ती हैं कि भाई ऐसा ऐसा सिलसिला है, इस तरीके से कैलकुलेट होता है, जो तुम, क्योंकि वर्कर की दुनिया ही अलग होती है, उसकी थिंकिंग बिल्कुल अलग होती है। आप पढ़े लिखे लोग हो माशाल्लाह, आप लोग चीजों को बेहतर तरीके से समझ के समझा सकते हो, कम से कम अनरेस्ट आप खत्म कर दें। तो उसके लिए देखें, वर्कर फैक्ट्री में चार्म किस चीज का है? चार्म है ओवर टाइम, इसके अलावा कोई चार्म नहीं है, कोई चार्म नहीं है। क्योंकि आप सुबह जब फैक्ट्री जा रहे होते हो, मैं अपने दोस्तों के हवाले से भी जानता हूँ कि जब जैसे जैसे पोजीशंस इंक्रीज होती हैं, आप घर से निकलते हैं 7 बजे, 7:30 बजे। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्त हु आर वर्किंग इन कोरिंग इंडस्ट्रियल एरिया, लिविंग इन द नॉर्थ कराची, और अदरवाइज someone who is living in the Shah Faisal colony and he's going to work at site industrial area. ट्रेवलिंग है। अब ट्रेवलिंग है तो जब आप 7, 7:30 बजे निकल रहे हो, और फिर जब वापस आ रहे हो, ट्रैफिक का जो हाल है, खासतौर पे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से अगर आप आ रहे हो, जाम सादिक खुले, फंस गए तो फंस गए। आप घर पहुंच रहे हो 8 बजे, 8 बजे पहुंच रहे हो, अगर ओवर टाइम हो गया 8 बजे तक तो ओवर टाइम है, 10 बजे घर पहुंचोगे, तो आप अपने बच्चों की शक्लें देखने को तरस जाते हो, संडे के संडे शक्लें देखते हो अपने बच्चों की। जब आप घर से निकल रहे होते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, जब घर पहुंचते हो वो सो चुके होते हैं इंतजार करते करते। तो इन पूरे सूरत हाल में जो चार्म बचता है ये ओवर टाइम, ये ओवर टाइम का चार्म बचता है। या आप ऑफिसर ग्रेड पे चलेगा, आपको ऐसा ओवर टाइम नहीं मिल रहा, आपको कुछ ना कुछ अलाउंसेस मिल रहा है, वो चार्म होता है। अगर ये चार्म भी मिनिमम है, नहीं मिल रहा, तो देन देयर इज नो पॉइंट लेफ्ट टू कंटिन्यू योर जॉब इन दैट हेक्टिक एनवायरनमेंट। आप स्विच कर लें, ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे वर्किंग कंडीशन थोड़ी सी कम हो। तो इसलिए फिर जब जॉब स्विच करें,
पहली जॉब में जब जॉब स्विच करें तो डिस्टेंस को जरूर देख लिया करें आप लोग। जब तक आप लोग की शादियां नहीं होती, जिम्मेदारियां नहीं होती, ये चीज इतनी मैटर नहीं करेगी। बाद में थोड़ी सी उम्र बढ़ेगी, 2-3 साल के बाद ट्रैवलिंग भी हेक्टिक होना शुरू हो जाती है, तब आपको ये चीजें समझ में आना शुरू होती है। ठीक है, तो हम फिलहाल यहीं पर रखते हैं बात। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओवर टाइम कैलकुलेशन समझाने की थी, और ओवर टाइम कैलकुलेशन समझाने के लिए बेसिस हमने बनाए थे कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और इस पूरे को हमने किया था। अब इसमें 1-2 पॉइंट और रह गए हैं जो कि आप इसमें से देखिएगा कि ये एक चीज है पेंशन, और एक है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड है और पेंशन है। पेंशन और प्रोविडेंट फंड में क्या फर्क होता है, आप में से कोई थोड़ा एनलाइट करेगा जो भी आपको पता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेंशन होती है और प्राइवेट की प्रोविडेंट होता है। इसमें एक मैं बस एडिशन करूंगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेंशन होती है, एग्री, लेकिन प्रोविडेंट फंड जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट को, ये प्राइवेट में भी होता है। प्राइवेट में ही होता है। हाँ नहीं, गवर्नमेंट में भी होता है, गवर्नमेंट में भी होता है। प्रोविडेंट फंड एक्चुअली सबको ही मिल सकता है, हर परमानेंट एम्प्लॉय को ये मिल सकता है। प्रोविडेंट फंड वो होता है जो आपकी सैलरी से हर मंथ कट रहा होता है और इन दी एंड आपको मिलता है, और पेंशन सिर्फ गवर्नमेंट की होती है जो आपकी जो है वो बेसिक को देखते हुए मिलती है इन दी एंड, जब आपकी जॉब खत्म हो जाती है। ठीक है, देखें जहां पर आप लोग अपार्टमेंट के टाइम पर हम इतनी चीजें सोचते नहीं ना अपॉइंटमेंट के टाइम पर। अपॉइंटमेंट के टाइम पर आप बस ये देखते हैं कि मुझे 25,000 तनख्वाह मिल रही है, 35,000 मिल रही है, 40,000 मिल रही है, 45 मिल रही है, ओके फाइन। बोनस कितना मिलेगा, सेल्स में जाते हो क्वार्टर पे बोनस मिल रहा है, 100% टारगेट पे इतना इतना बस। जब आप अपना कैरियर शुरू करते हो, जब आपकी एज होती है 23, 24, तो इस वक्त आप 60 एज का आपने सोचा ही नहीं होता, सोचा भी नहीं जाता ना, मतलब वो सोच ही नहीं आती। तो जब आप इस वक्त नहीं 3 साल 5 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन को दो, ऑर्गेनाइजेशन को देने के बाद 10 साल देने के बाद जब आप जा रहे हो, यू आर ओनली गेटिंग योर सैलरी। आखिरी आपने 120 महीने काम किया है, 10 साल आपने काम किया, 121वां महीना आपका आखिरी है, उस दिन उस महीने आप सिर्फ एक सैलरी लेकर जा रहे हो, तो ये बड़ा डिसहार्टनिंग होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेनिफिट्स कहाँ है, और जब आपको लंबा रुकना है ना किसी जगह पर, तो वहां पर देखो कि बेनिफिट्स कहाँ ज्यादा मिल रहे हैं वहां पर आप लोग को। तो ये उन बेनिफिट्स की बात है। पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, ये एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। अभी चूंकि बिल्कुल 3 मिनट रह गए इस मीटिंग के, तो मैं और नया टॉपिक शुरू नहीं कर सकता, तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ, फिर इसको अगर आप लोग इंटरेस्ट मेंटेन हो तो फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। देखें, एक चीज होती है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में ये होता है कि आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट, आइडियली 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी डिडक्ट होता है। मसलन आपकी अगर बेसिक सैलरी 15,000 इन द लास्ट एग्जाम्पल, तो 10% कितना होगा 15,000 का, कितना होगा 1500? यस नो तो बोल दें। 15,000 का 10% कितना होगा? यस सर। ठीक है, जी सही है, ठीक है, 1500। वो असल में थोड़ा सा शायद मुझे ऐसा लगता है कि आवाज में थोड़ा टाइम लगता है, बहरहाल कोई मसला नहीं। 1,500 रुपए हर महीने आपकी तनख्वाह से डिडक्ट होंगे, लेकिन ये डिडक्शन आपके एक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट बना हुआ है, उधर जमा हो जाएगी। ठीक, अब प्रोविडेंट फंड में जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो ये हैं कि जहां पर भी प्रोविडेंट फंड मेंटेन होगा, तो जितना कंट्रीब्यूट, ये डिडक्शन नहीं कहलाती, कहने को तो मतलब फाइनेंस की टर्म में आप इसे डिडक्शन बोल दें, एक्चुअली इट्स अ कंट्रीब्यूशन। आपने 1,500 रुपए कंट्रीब्यूट किया अपने प्रोविडेंट फंड में, 1,500 रुपए ही आपका जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो हर महीने आपके 1,500 नहीं 3,000 रुपए आपके उस अकाउंट में जमा हो रहे हैं। ओके, अच्छा, अब उसके बाद वो रखा जा रहा है किसी बैंक में। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसमें इंटरेस्ट वाला ऑप्शन ऑप्ट करते हैं या इंटरेस्ट वाला ऑप्शन ऑप्ट नहीं करते। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जो अकाउंट है वो किसी इस्लामी बैंक में रखा गया और आप मुतमईन हैं, आप इंटरेस्ट वाला ऑप्शन ऑन कर दें। आप ये समझते हैं कि वो चीज़ गलत है तो फिर आप उसे ऑन नहीं करें, बहरहाल कोई मसला नहीं। शरई एतबार से मतलब जितने भी लोग हैं वो इंटरेस्ट फ्री प्रोविडेंट फंड के हवाले से किसी को कोई मसला नहीं है, वो ओके। मुफ्ती नहीं हो, लेकिन जो मैंने जो चीज़ें पूछी हैं वो यही है। तो ये हर महीने आपका इस तरह कंट्रीब्यूशन जमा होता रहेगा। जब आप सर्विस छोड़ के जा रहे हो, या जो भी मेच्योरिटी का टाइम है कि 5 साल के बाद मेच्योर होगा, 3 साल के बाद मेच्योर नहीं, नॉट मेच्योरिटी, बस ये आपका अमाउंट है। जब छोड़ के जा रहे होगे तो उस अकाउंट में जितने पैसे होंगे वो आपको यकमुश्त मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे, ये आपका हिस्सा था और इसमें एज अ गिफ्ट एम्प्लॉयर ने उतना ऐड कर दिया, दिस इज प्रोविडेंट फंड। पेंशन इज समथिंग एल्स। पेंशन के लिए अलग फंड होता है जो आपकी सैलरी से नहीं कंट्रीब्यूट हो रहा होता, डिडक्ट नहीं हो रहा होता। पेंशन में ये होता है कि जो आपकी आखिरी बेसिक सैलरी है,
रनिंग बेसिक, उस बेसिक का कुछ परसेंट आपकी पेंशन बनती है। फॉर एग्जांपल आपकी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको जो आखिरी सैलरी आई थी उसमें आपकी बेसिक सैलरी थी 50,000, 50,000 का समवेयर आप देख लें 70%, 70% वुड बी योर पेंशन। और चीजें हैं, एक बिल्कुल रफ समझने के लिए बता रहा हूँ, 50,000 का 70% कितना बनता है? 35,000। तो 35,000 पेंशन होगी। क्योंकि अलाउंसेस में आएंगे तो पता नहीं कितने कितने अलाउंसेस मिले होते हैं बजट में, जो हर साल पैसे बढ़े होते हैं ना वो सब अलाउंसेस में जा रहे होते हैं, बेसिक में नहीं जा रहे होते। अब की दफा का बजट जरा गौर से सुनिएगा आप लोग, सैलरी में इजाफा होता है ना, वो किस में इजाफा होता है? वो एज अ अलाउंस इजाफा होता है, वो बेसिक में इजाफा नहीं होता। बेसिक में इजाफा होगा तो सबका फायदा होता है। अच्छा, मैं इस डिस्कशन को यहीं पे रोक रहा हूँ, मीटिंग तकरीबन एंड हो रही है। लिंक अगला मैं शेयर कर रहा हूँ, फिर हम इस डिस्कशन को नॉट रिलेटेड टू दिस पे पेंशन एंड दीज थिंग्स, दूसरी चीजों को डिस्कस करते हैं, इसे फिर हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। लिंक शेयर करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह।